Hello everyone, a warm good evening to you all. Myself Nista and I welcome you in the Swami Vivekanand Institute. जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे थे अप्रोचेस इन इंटरनेशनल रिलेशन की एंड हमने बहुत सारे अप्रोचेस की बात कर ली. हमने रियलिज्म की बात कर ली थी, हमने लिबरलिज्म की बात कर ली थी, हमने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात की, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की. और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरली हमें इस टॉपिक को आप देखोगे कि IR में इस टॉपिक को स्ट्रेस दिया जाता है और जनरली हम इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं. बट ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको डिबेट्स, इससे रिलेटेड थिंकर्स जो है ना आपको देखने को मिलते हैं. तो ये जो टॉपिक है नारीवाद से टॉपिक, क्योंकि जनरली इसके थिंकर्स आपने जब रियलिज्म पढ़ा था तो आपने रियलिज्म में देखा था कि कौन सी जो है थिंकर्स हैं नारीवाद से जिन्होंने रियलिज्म मॉर्गेनथाउ को क्रिटिसाइज किया था. साथ ही साथ जब आपने पोस्ट कॉलोनियल थियरी, जिसके बारे में NTA में कुछ सिलेबस में दे नहीं रखा है, फिर भी हम उसे चाहेंगे कि थोड़े से में उसको कवर करें. पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो टॉपिक है वो हमारा छूट गया है, उसको हम अभी आने वाले 2 क्लासेस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो बस ये 2 अप्रोचेस और इंक्लूडिंग फेमिनिज्म जो है वो आपके रह गए हैं अप्रोचेस में. बाकी सारे अप्रोचेस इंटरनेशनल रिलेशन से हमने कवर कर लिए हैं. तो चलिए देखते हैं फेमिनिज्म के बारे में, क्योंकि फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको देख करके स्टूडेंट डरते हैं. उन्हें लगता है कि जब भी हम नारीवाद की बात करते हैं तो हम जनरली नारी को फेवर करते हैं या फिर फीमेल को फेवर करते हैं. बट जब हम IR की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करते हैं, तो ये जो नारीवाद है वो अलग हो जाता है. किस तरीके से अलग हो जाता है? क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे उसमें एक टॉपिक है, एक यूनिट है आप पॉलिटिकल थियरी. वो जो यूनिट है उसमें भी हमें फेमिनिज्म पढ़ना है. तो जब हम उस यूनिट को पढ़ेंगे तो उसमें जो हमें ना नारीवाद के जो इम्पॉर्टेंट वेव्स हैं, वेव्स को अच्छे से पढ़ना है. बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में. तो नारीवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विषय पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे. और ये जो फेमिनिज्म है इसके विचारों को से हटकर हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये किस तरीके से अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन होता है. NTA आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि नारीवाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनके विचार, उसमें क्या डिबेट्स आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं, क्यों ये नारीवाद जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें पढ़ने को कहा जाता है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में. तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जब भी हम नारीवाद की बात करते हैं, नारीवाद का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वुमेन को स्पेशल फेवर दे रहे हैं. इसका मतलब है कि आप जितने भी फीमेल से रिलेटेड या फिर हम कहते हैं ना जेंडर, अब ये जेंडर जरूरी नहीं है कि आप वुमेन की बात करें, ये आपके मेन की भी बात करते हैं. ये थर्ड जेंडर जो कि आप कहते हैं ना LGBTQ जो क्वेयर थियरी, इसकी भी बारे में बात करती है. तो फेमिनिज्म इज नाउ गेट ब्रॉडर. इसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. अब ये थर्ड जेंडर को भी इस थियरी में इंक्लूड करते हैं. तो जैसे आप न्यू थियरी पढ़ेगी इसके अंदर क्वेयर थियरी, जिनमें उन्होंने थर्ड जेंडर की भी बात की है. तो जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है ना फीमेल को एक स्पेशल प्रिविलेज देने की बात करते हैं. इसका मतलब ये है कि जेंडर से रिलेटेड, यानी कि वुमेन या जेंडर या फिर मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, उनसे रिलेटेड जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो भी डिबेट्स आ रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अवेयर होना. ठीक है, तो आपसे आज से ना आप जो है फेमिनिज्म की जो आपकी भ्रांतियाँ हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड उसको आप ठीक कर लें, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वुमेन को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात करें. इसका मतलब ये है कि जितने भी आप डाउन ट्रोडन, जिसको हिस्टोरिकली क्या किया जाता है, हिस्टोरिकली जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, या फिर चाहे वो कोई भी जेंडर हो, थर्ड जेंडर हो, उनके साथ क्या करते हैं, उनके इक्वलिटी लाने की बात करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि भेदभाव सिर्फ फीमेल के साथ ही होता है, मेल भी बहुत सारे रीज़न में वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं. जैसे मान लीजिए कि जब हम इमोशन शेयर की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो मेल होते हैं दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रांग. एंड जब भी कोई मेल जब रोने की बात करते हैं तो कहते हैं मेन डोंट क्राई, या फिर कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो आइडियाज़ है, ये कहाँ से आई है, ये सोसाइटी से आई है. और इन्हीं को काउंटर करने के लिए ना आप देखते हो फेमिनिज्म. द वर्ड फीमेल से आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे जेंडर की बात करेंगे, वो जेंडर जो कि सोसाइटी ने हमें अंडरस्टूड कराया, जिसको कहते हैं ना जेंडर इज ए सोशल लोडेड टर्म. यानी कि जेंडर जो आइडिया है वो कैसे सोसाइटी ने हमारे साथ हमारे दिमाग में गढ़ा है, उनकी हम बात कर रहे हैं. और ये जो बात है वो हम
घरेलू से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय में जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो क्या जो है उन मुद्दे हैं, क्या जो है विषय हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको एनटीए, जिसको थियरी कहते हैं ना, थियरी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीए इससे रिलेटेड बुक्स, उसके थिंकर्स, उसके जितने भी मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब दो तरह की थियरी की हमने बात की थी, एक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी और एक जो होती है क्रिटिकल थियरी। तो अब जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी से हटकर क्रिटिकल थियरी की बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म भी जो है वो क्रिटिकल थियरी की बात करता है, यानी कि अभी जो प्रेजेंट जो स्टेटस है इंटरनेशनल रिलेशन में, उनमें क्या क्या जो है ना त्रुटियां हैं, क्या क्या मिस्टेक है, उनको वो दूर करने की बात करता है। और आप इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म, ये सब जो थियरी आते हैं वो सब क्या है, वो क्रिटिकल थियरी हैं। जबकि रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, दीज आर कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थियरी के बारे में। सो बकल अप, लेट्स गो टुगेदर कि फेमिनिज्म जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पे जब हम बात करेंगे तो नारीवाद किन किन मुद्दों को लेकर हमसे बात करती हैं। क्योंकि आपने जो है ना, जब भी आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो उसमें आपने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, उसमें आपने देखा कैसे जो है ना जेंडर यानी फीमेल्स को इक्वालिटी की बात करते हैं, उन्हें वोटिंग राइट देना या फिर उनके जो है ना पर्सनल राइट्स या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो फेमिनिज्म का डिबेट है वो कुछ लार्ज हो जाता है। लार्ज ये हो जाता है कि आपने सुना होगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में, ठीक है। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ये ग्लोबल साउथ, ठीक है, यहाँ पे जो डिबेट होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, इनकी बात करता है। होता क्या है कि जब आप ग्लोबल साउथ की बात करते हो तो यहाँ की जो जेंडर है, यानी कि यहाँ की जो वुमेन, जनरली हम कहते हैं ना ब्लैक्स वुमेन, अफ्रीकन वुमेन, दलित वुमेन, जो कि आप साउथ एशिया में देखते हो दलित वुमेन्स, यहाँ पे आप देखते हो नॉर्थ यानी ग्लोबल नॉर्थ में आप देखते हो वाइट वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स। जब भी आप वुमेन्स की बात करोगे तो कुछ इस तरह का दृश्य दिखता है, ठीक है, दे आर मोर एम्पावर्ड। जबकि यहाँ पे जो वुमेन है, दीज आर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन बट ऑल्सो पार्टीशन, ठीक है, देश से रिलेटेड या फिर कॉलोनीज से या फिर ब्रिटिशर से, ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री कल्चर जो है ना इन दोनों में डिफरेंस पैदा करते हैं। और इसी वजह से जब आप फेमिनिज्म पढ़ोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो औरतें हैं या फिर जो जेंडर हैं, जो आप देखते हो थर्ड जेंडर की बात करते हो, इनकी जो समस्याएं अलग हैं। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहता है कि इन दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और भी क्या क्या डिबेट्स हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेट्स गो इनटू दिस। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो पॉलिटिकल थियरी वाला जो फेमिनिज्म है जो कि आप पढ़ते आ रहे हो उनसे थोड़ा सा हट के सोचना है। क्योंकि पॉलिटिकल थियरी में जब भी आप बात करोगे तो आप सीमित रहोगे कहाँ तक, आप उनके वोटिंग राइट तक सीमित रहोगे। आपको लगेगा कि फेमिनिज्म जो है ना मतलब क्या होता है, वुमेन को इक्वालिटी देना, वोटिंग राइट देना। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो ये जो है ना वर्ल्ड लेवल पे जो फीमेल की प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये कितना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय में जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय विषय में जेंडर का रोल क्या है, चाहे आप वो सेकेंड जेंडर हो चाहे वो थर्ड जेंडर, इसमें क्वेर भी आ सकते हैं या फिर एलजीबीक्यू से जितने भी आइडियाज़ हैं या फिर मेल से रिलेटेड जितने भी सब्जुगेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, जब भी हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में तो इन दो चीज़ों के बारे में हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि द फीमेल ऑफ ग्लोबल नॉर्थ इज नॉट एज प्रिविलेज्ड एज द फीमेल ऑफ ग्लोबल साउथ। क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग हैं। आप पार्टीशन को देख लो, आप कास्ट सिस्टम को देख लो, आप जो है रिलीजन को देख लो, ये सब जो चीज़ें हैं। जब आप ग्लोबल नॉर्थ की बात करोगे तो आप लिबरलिज्म, आप फ्रीडम, आप एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में बात करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्लोबल साउथ की वुमेन जो होते हैं वो ज़्यादा सब्जुगेटेड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल जो है ना, जिसको आपने एक थियरी देखोगे, मैं इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे।
तो एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंड पॉइंट थियरी। इसका मतलब है कि जहाँ की फीमेल है उनकी सिचुएशन, उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ना कि हम नॉर्थ वाली जो फीमेल्स होते हैं उनके प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की फीमेल है उसको जनरलाइज करना चाहिए। तो ये जो थियरी है यानी क्रिटिकल थियरी, वो कहते हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, सिचुएटेड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनके जो एवरीडे एक्सपीरियंस है, उनके जो एवरीडे प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप थियरी को पढ़ते हो, कुछ कुछ थियरी जैसे आप लिबरलिज्म, कुछ कुछ थियरी जैसे फेमिनिज्म, ये जो है ना आपके पॉलिटिकल थियरी से भी ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय में बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं। जब भी आप देखोगे फेमिनिज्म में, तो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय विषय में इसके नए नए शाखाएं आती हैं फेमिनिज्म की। चाहे आप बात कर लो सिचुएटेड फेमिनिज्म की, चाहे आप बात कर लो लिबरलिज्म की बात कर लो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है ना नए नए ऑफशूट्स आते हैं। जैसे हमने रियलिज्म में बात की, रियलिज्म में हमने देखा इनके ऑफशूट्स क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, स्ट्रक्चरलिज्म। लिबरलिज्म में हमने देखा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के बारे में, या फिर हमने बहुत सारे मार्क्सिज्म में आपने देखा क्रिटिकल थियरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स ऑफ थिंकर। उसी तरह से जब आप फेमिनिज्म में बात करोगे तो नए नए ऑफशूट्स हैं। इस ऑफशूट्स को आप जैसे पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, इको फेमिनिज्म से रिलेटेड थिंकर्स, स्टैंड पॉइंट थियरी फेमिनिज्म से रिलेटेड थिंकर्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट। तो ये सब जो है ऑफशूट्स हैं और उनके थिंकर्स के बारे में आपको जानना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एनटीए पूछता है, ठीक है। तो नारीवाद को हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, वो आपका पॉलिटिकल थियरी जो सिलेबस है उससे अलग है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जब भी आप नारीवाद को पढ़ोगे तो नारीवाद को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये नहीं है कि आपको समझ लेना है कि यस वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द मैन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड है। अभी आपको क्या करना है कि ऐसे जो ग्लोबल नॉर्थ है वहाँ की फेमिनिज्म थिंकर जो है अलग है ग्लोबल साउथ के। इन दोनों के बीच में डिबेट को समझना है कि इन दोनों के बीच में जो फेमिनिस्ट थिंकर है उनके बीच में डिबेट्स क्या है, क्या क्या इशू है, कैसे ग्लोबल नॉर्थ की फेमिनिस्ट जो है उनकी समस्याएं अलग है ग्लोबल साउथ से। तो इन सब चीज़ों को आपको, इस डिबेट को, उनके चैलेंजेस को समझना है। फिर उसके बाद जितने भी डिबेट्स आ रहे हैं, चाहे आप देखो दलित्स फेमिनिज्म या फिर आप देखो ब्लैक फेमिनिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों की, इन सब, और ये एक आते हैं वाइट फेमिनिज्म। ये जो है ना फेमिनिज्म एक नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको उन्होंने कहा ना ऑब्जेक्टिफाई मत करो, जनरलाइज मत करो। क्रिटिकल थियरी तो यही कहता है, क्रिटिकल थियरी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी से इस तरह से अलग है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम शुड बी सब्जेक्टिव इन नेचर। क्योंकि आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय विषय में जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करोगे तो उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी हिस्ट्री अलग होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो ये बात करते हैं कि वी नीड टू सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म। हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव नॉलेज लेना है फेमिनिज्म के बारे में। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि अगर मान लीजिए कि फीमेल यानी वाइट जो है फेमिनिस्ट हैं उनकी प्रॉब्लम ये है, तो जो दलित जो फीमेल है या फिर जो वैसी वुमेन है जो इंडिया में रह रही है, जिनकी कल्चर जो आप देखोगे कास्ट सिस्टम, रिलीजन, इन सब को लेकर के हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सेम होगी। ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी अलग होती हैं, और वो कहती हैं वी शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज आवर प्रॉब्लम्स आर अनइक्वल, ठीक है। तो ये जो है ना ये चैलेंजेस हैं, ये डिबेट्स हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय में वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि फेमिनिस्ट थिंकर कौन है, और उनसे रिलेटेड आपको बुक बताने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रटना नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनके विवादों को समझेंगे, जिससे हमें क्या होगा, पढ़ते पढ़ते इनके थिंकर्स और उनके बुक जो है ना याद हो जाएंगे। और लास्ट में जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम देखेंगे किस तरीके से एनटीए जो होता है ना फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि पीवाईक्यू को लास्ट में एनालाइज करेंगे। सो बी विद अस बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फेमिनिज्म। जब हम सिलेबस को देखेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे फेमिनिज्म दिया हुआ है, बट फेमिनिज्म से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो फेमिनिज्म थिंकर और उनसे रिलेटेड उनकी पुस्तक ये आपसे पूछे जाएंगे।
फिर उसके बाद वो थियरी क्या है और उनके कुछ सिद्धांत क्या है। जैसे आप स्टैंड पॉइंट थियरी की बात करोगे, स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म की बात करेंगे, तो वो अलग तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। जब आप पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की बात करोगे तो उनकी समस्याएं अलग हैं, ठीक है। जब आप ब्लैक फेमिनिज्म की बात करोगे तो उनकी समस्याएं अलग हैं। जब आप दलित फेमिनिस्ट की बात करोगे, दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम। सो जितने भी आप थिंकर्स थियरी हैं फेमिनिज्म के, जितने भी ऑफशूट्स हैं, उनसे जुड़े की कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। उनसे जुड़े हुए थिंकर्स, जैसे कि आप देखो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट से जुड़े हुए थिंकर्स कौन, फेमिनिस्ट कौन से हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना आपको जानकारी होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन एनटीए में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज जब भी हम थियरी की बात करते हैं तो उसका कुछ ओरिजिन होता है। जैसे हमने रियलिज्म की बात की, रियलिज्म में आपने देखा कि कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी की बात की, उन्होंने फैक्ट्स की बात की, उन्होंने क्या बात की, पावर, इंटरेस्ट की बात की, फिर उससे जुड़े नए नए ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी, दे आर मोस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, जिसके वजह से नई थियरी आई क्रिटिकल थियरी। वो क्या करते थे, उन्होंने सब्जेक्टिव नॉलेज की बात की कि हमारी जो एक्सपीरियंस है वो हमारी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, यानी हमारी व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है उस पर आधारित है और इसी वजह से हमारे लिए अलग अलग थियरी होनी चाहिए। तो उसी संदर्भ में आप देखो कि ओरिजिन होता है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म कहती है कि जो ये मेन स्ट्रीम थियरी है, यानी कि आप देख लो रियलिज्म के बारे में, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि कैसे मॉर्गेनथाउ ने जब थियरी दिया था तो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन नेचर, या फिर आप रॉल्स थियरी देखो, रॉल्स थियरी, जस्टिस की जब आप थियरी देखोगे तो उन्होंने बात की थी ह्यूमन नेचर की। वहां पे भी फेमिनिज्म आती है और कहते हैं कि जो आप वेल ऑफ इग्नोरेंस, उसके पीछे जो आप जो ह्यूमन नेचर की बात करते हो, दे आर मेल सेंट्रिक, वहां पे तो फीमेल को कंसीडर ही नहीं किया गया है। उसी तरह से जब आप मॉर्गेनथाउ की जब ह्यूमन नेचर की बात करो तो दीज ह्यूमन नेचर आर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द मेल, वेयर इज फीमेल, वेयर इज द थर्ड जेंडर, एंड दैट्स वाई द थियरी कम फेमिनिज्म। कि अब हमें क्या करना है, फीमेल ओरिएंटेड, यानी फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कंसीडर करते हुए इंटरनेशनल रिलेशन में थियरी को बनाना चाहिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप देखोगे ना आईआर का जो स्ट्रक्चर देखोगे, उदाहरण के रूप में आप सोचो, यूएन में जाओ, यूएन में आप देखो कि हाउ मेनी फीमेल्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। या फिर आप अपने पार्लियामेंट में देखो, उसमें देखो कि जो मेल का जो संख्या है वो फीमेल की संख्या से कितना है। ऑफकोर्स हम बात करते हैं 50-50 की, यानी कि मेल अगर 50% मेल है तो 50% फीमेल, इस तरह से पॉपुलेशन जो है ना उनकी एनालिसिस की जाती है। बट इनका रिप्रेजेंटेशन जब हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो दैट विल बी बिकम, या फिर आप यूएन में देखते हो, तो इस वजह से वुमेन की समस्याओं को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। और इसी वजह से जब वुमेन की रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है तो वुमेन की जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गाने सुनते हैं, जब आप गाने सुनते हो तो जनरली आप देखते हो वुमेन के इश्यू को पे लेकर मेल जो होता है ना सॉन्ग या फिर कोई गाना लिखता है। ऑफ कोर्स दैट इज फाइन, लेकिन जब उसी स्टोरी को एक फीमेल अपने हिसाब से उसको गाती है या फिर उसको एक्सप्रेस करती है तो वो जो होती है ना, वो जो कहानी होती है वो कुछ अलग होता है। तो उसी तरह से जब आप अंतर्राष्ट्रीय विषय में देखोगे ना कि जब फीमेल आती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी समस्याओं को बताती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है ना या फिर जो रूल्स बनते हैं तो वो फीमेल ओरिएंटेड रहते हैं और फीमेल के हित में होते हैं। उसी तरह से जब आप देखो थर्ड जेंडर की, थर्ड जेंडर से रिलेटेड कोई भी थियरी नहीं है और इसी वजह से थर्ड जेंडर आर मिसिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जेंडर से रिलेटेड जो इशू है उसी को हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। जब आप मेन स्ट्रीम थियरी की बात करोगे इंटरनेशनल रिलेशन में तो वो जो ह्यूमन नेचर को कंसिडर किए हैं वो जनरली मेल, ह्यूमन नेचर शुड बी मेल को कंसिडर किए हैं। जैसे आपने मॉर्गेनथाउ में आपने देखा कि जो एन टिकनर है उन्होंने कहा कि ये जितने भी आप कहते हो यानी कि पावर, इंटरेस्ट, उनका कहना है कि जब यही कॉन्सेप्ट अगर फीमेल को ध्यान में रख के बनाया जाए तो वो ज़्यादा वायलेंस बेस्ड नहीं होगा, यानी कि वो ज़्यादा जो है ना पीस की बात करेंगी, वो ज़्यादा कोऑपरेशन की बात करेंगी। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो आप अंतर्राष्ट्रीय विषय में ये देख, अब ऐसा नहीं है कि जो वुमेन जो है ना दे आर वेरी पीसफुल इन नेचर एंड दे आर मोर पीस ओरिएंटेड, ऐसी बात नहीं है। बट जब भी आप देखते हो अंतर्राष्ट्रीय विषय में
फीमेल की समस्याओं को बहुत कम लोग जो है ना उठाते हैं, और इसी वजह से डिमांड की जाती है कि विमेन एम्बेसडर जो है ना यूएन में या फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय में, चाहे आप WTO हो गया या फिर जितने भी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फीमेल का प्रेजेंस होना चाहिए। और इसी को लेकर के आप चाहे एम्बेसडर की बात करते हो, तो ये सब जो एम्बेसडरशिप या फिर जितने भी फील्ड वर्क होते हैं, दीज आर गिवन टू द मेल एंड फीमेल आर कंसिडर अनफिट फॉर दैट। सो दीज, ये जो पैट्रियार्कल जो हमारी माइंडसेट है, उनसे रिलेटेड आप देखोगे ना, यहाँ पे डिबेट आपको फेमिनिज्म में पढ़ने को मिलेगा, और इसी के बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशन के फेमिनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो मेन स्ट्रीम थियरी, जब भी आप फेमिनिज्म को पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम थियरी, चाहे आप रियलिज्म को देख लो, चाहे आप लिबरलिज्म की बात कर लो, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। और जो सिचुएटेड अंडरस्टैंडिंग है, मान लीजिए कि आप रशिया की बात कर लो, या फिर आप साउथ की बात कर लो, या फिर आप यूक्रेन की बात कर लो, या फिर आप US की बात कर लो। अब जरूरी नहीं है कि ये 4 कंट्री में जो फीमेल है, उनकी सिचुएशन है, उनकी प्रॉब्लम है, वो सेम होगी। तो जब भी फेमिनिज्म बात करते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं कि ये जो फीमेल है यहाँ की, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, एंड दैट शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, उनकी प्रॉब्लम के अनुसार उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि US की जो फीमेल है उनकी प्रॉब्लम ये है, तो सारी जो फीमेल है वर्ल्ड की, उनकी एक ही होगी। उन्होंने निगेट किया सिस्टरहुड। जो फीमेल, आप फेमिनिज्म में कहते हैं ना, वी फीमेल्स आर सेम प्रॉब्लम, वी शुड बी सिस्टर। तो फेमिनिज्म कहती है कि ऐसा नहीं है, सिस्टरहुड यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, यानी कि सिस्टरहुड ऑफ ग्लोबल फीमेल, ग्लोबल नॉर्थ की फीमेल की जो प्रॉब्लम्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल साउथ, एंड दिस सिस्टरहुड शुड बी थिंक बेस्ड, यानी कि अगर उनकी कल्चर अलग है तो दैट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी सिस्टरहुड पे उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की। उन्होंने क्या किया, मेन स्ट्रीम थियरी पे क्वेश्चन लगा दिया, और इसका साफ उदाहरण आपने रियलिज्म में देखा। एंड टिकनर ने मॉर्गनथाउ के थियरी पे कहा कि आप जो ये ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हो, आप जो फैक्ट्स की बात कर रहे हो, आप जो है ना, आप पावर की बात कर रहे हो, आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, वेयर इज वुमेन इन दैट, इसमें वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है, उनमें वुमेन के जो इशू हैं वो कहाँ है। ठीक है, और इसी वजह से आप देखो ना, ह्यूमन नेचर जो मॉर्गनथाउ ने, क्लासिकल रियलिज्म ने जनरली कंसीडर किया कि आप क्लेम करते हो कि आप जो है ना, आपकी जो थियरी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी है, बट जब हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, तो आपकी जो ह्यूमन नेचर ना, दैट शुड बी पावर सेंट्रिक, दैट शुड बी इंटरेस्ट बेस्ड, बट दैट इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट ऑफ ओनली मैन, नॉट द फीमेल। सो यहाँ पे क्या हुआ, वुमेन को मार्जिनलाइज कर दिया, यानी वुमेन को हाशिए पे रख दिया गया। नॉट जस्ट वुमेन, हम वी आर डिस्कसिंग दिस थियरी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, हम आज के ज़माने में फेमिनिज्म को पढ़ रहे हैं, तो वाई ओनली वी कंसिडर फीमेल्स। आप देखोगे थर्ड जेंडर को भी हाशिए पे रख दिया गया, यानी कि आपने क्या किया, only one gender is considered as the part of human nature and the part of the whole theory international relation, and the rest of the problems of the other gender has been marginalized, and that's the problem that you see, and that's why the feminism theory has been come। जब इतनी बातें हो गई तो उन्होंने कहा कि आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग, वेयर इज वुमेन इन द UN। ठीक है, एक दो वुमेन है, बट सी द रेशियो, हाउ मेनी वुमेन आर प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मेल, यानी कि अगर मेल की संख्या मान लीजिए कि उसमें एक दो जो है फीमेल है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी, यानी 50% मेल है तो ओनली फ्यू काउंटेड नंबर जो फीमेल्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो जो डिसीजन मेकिंग जो आप देखते हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पूरे कंट्री के लिए आप डिसीजन मेक कर रहे हो, तो उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है ना, वो क्वेश्चन मार्क है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, यानी वुमेन का जो रोल है उसको क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है फेमिनिज्म में। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरनेशनल फोरम लाइक UN एम्बेसडर के फॉर्म में, तो इससे क्या हो गया ना, इसको उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि वेयर इज वुमेन। ठीक है, अब आज के सिनेरियो में देख के आप थोड़ी चेंजेस आई हैं, बट फेमिनिज्म जो थियरी है ना, आप जनरली देखोगे कि
पोस्ट कोल्ड वार के टाइम आया, और उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो इंटरनेशनल फोरम में जो वुमेन का जो रोल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो धीरे धीरे कम हो गई। तो जनरली जब आप देखोगे वुमेन का जो रोल है, वो जनरली वुमेन को कंसिडर किया जाता है, दे आर फिट फॉर ऑफिस, दे आर फिट फॉर डोमेस्टिक वर्क, नॉट फिट फॉर फील्ड वर्क। सो दैट्स वाई इस पे जो है ना, ये जो हमारी मेंटलिटी है, पेट्रियार्कल मेंटलिटी, जिसमें हम वुमेन को जनरली घर से बांध करके रखना चाहते थे, उन पे फेमिनिज्म ने, इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म ने क्वेश्चन मार्क किया कि वुमेन, जैसे आप देखते हो यूएन पीस कीपिंग, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग में आप वुमेन को जनरली नहीं इंक्लूड किया जाता बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज द फील्ड वर्क। तो यहाँ पे उनको क्वेश्चन मार्क किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो वुमेन का जो रोल है उसको क्या किया गया, मार्जिनलाइज किया गया, वुमेन को देखा ही नहीं गया। और इसी पे ना आप फेमिनिज्म की थियरी देखने को मिलेगा, इसी से रिलेटेड आपको डिबेट जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय में पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वुमेन है, वुमेन की सिचुएशन जो है वो मिलिटराइज सोसाइटी, यानी कि वैसा सोसाइटी जहाँ पे सैन्य यानी कि मिलिट्री, या फिर वैसा कंडीशन जहाँ पे वॉर होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ कोरिया वाला वॉर, ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ, वहाँ पे वुमेन को ट्रीट किया गया एज अ कंफर्ट वुमेन। यानी कि वुमेन जो होती है ना, वुमेन जब वो मिलिट्री क्या होते हैं, जब वो थक हार के आते थे, तो वुमेन इज कंसिडर एज कंफर्ट वुमेन, ठीक है। और जिसके थ्रू क्या करते थे, जो फोर्स मिलिट्री, वो क्या करते थे, अपनी एज अ मटेरियल ट्रीट करते थे, ठीक है। तो वुमेन का जो रोल, यानी कि जब भी आप देखते हो वॉर, जब भी आप देखते हो क्राइसिस, तो उसमें जो वुमेन होते हैं, चिल्ड्रेन जो होते हैं ना, उनका जो रोल होता है, दे आर वर्स्ट, उनका जो कंडीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली दे आर मोर वल्नरेबल, वो ज़्यादा उनकी स्थिति खतरे में होती है। और इसका एग्जाम्पल आप पार्टीशन में देख लो। पार्टीशन में जनरली क्या किया जाता है, वुमेन को एज ए प्रॉपर्टी, एज अ मटेरियल ट्रीट किया जाता है, और जिसकी वजह से आप केसेस देखते हो रेप के। पार्टीशन में क्या क्या हुआ उसके बारे में, कितनी औरतें जो थी ना वो कुएं में कूद गई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना वुमेन आर मोर वल्नरेबल when we talk about the militarized state, when we talk about the war, when we talk about other attacks, तो वुमेन जो है ना दे आर मोर वल्नरेबल। तो जब भी हम मिलिटराइज स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, चाहे आप श्रीलंका में देख लो, जितने भी आपने देखा तमिल, ये सब जितने भी आपने, या फिर आप इंडिया के पार्टीशन के देख लो, देयर इज द डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि मोस्ट ऑफ द फीमेल दे आर जम्प टू द वेल टू सेव देमसेल्फ। फिर वहाँ पे आप देखो वुमेन को एक वॉर बॉडीज के रूप में ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको जीतना है किसी कंट्री को, सो यू शुड, जैसे कहते हैं ना कि वुमेन की बॉडी, ठीक है, वुमेन की बॉडी को जनरली आप देखो कि मोस्ट ऑफ द रेप हैपन, ठीक है। और देयर इज सो मेनी स्टडी जहाँ पे ये कहा गया कि वुमेन की जो बॉडी होती है दे आर कंसिडर एज द वॉर बॉडी। यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री के वुमेन को, अगर आप उनके इज्जत को आप कहते हैं ना कि अगर आप उनको रेप कर लेते हो, तो दीज कंट्री आर कंसिडर एज डिफीटेड कंट्री। और फिर उसके बाद आप देखते हो वायलेंस, फिर उसके बाद री अटैक, इन सब की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आप देखते हो ना कि बदला लेना, रिवेंज लेना, तो इन सब को ना फेमिनिज्म ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप फीमेल को आप एसोसिएट करते हो एज ए प्रॉपर्टी और एज ए, तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे वायलेंस होते हैं। और इनको उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि आप जो ट्रीट कर रहे हो वुमेन को एज ए प्रॉपर्टी, एज ए मटेरियल, उससे क्या होगा, ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होगा, और ये जो है ना इसे रोकना चाहिए। तो ये सब जो डिबेट है ना, ये सब आपको फेमिनिज्म में देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को ना आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय में इस तरीके से आपको पढ़ना है, और ये उनके की डिबेट्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ इश्यूज हैं, चाहे आप उनके रिप्रेजेंटेशन को देख लें, चाहे आप वुमेन की कंडीशन देख लें वॉर स्टेट में, या फिर आप देख लो कि वुमेन का पोजीशन है, अगर मान लीजिए कि वुमेन है भी, तो वो क्या काम कर रही हैं, किस स्तर पे काम कर रही हैं, ये आप देख लो। तो ये जो है ना, इन सब समस्याओं को लेकर के जो फेमिनिज्म थियोरी है वो अंतर्राष्ट्रीय विषय में बात करता है। आगे जो आप देख लो, जो मेन डिबेट आती है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया पैट्रियार्कल सोसाइटी पे, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो आप जितने भी आप देखते हो, जितने भी रिलीजन देखते हो, रिलीजन से रिलेटेड या फिर कस्टम, सोशल कस्टम,
दीज आर कंसिडर मेल एज अ सेंटर, मेल की कंफर्ट, फीमेल का यहाँ पे बहुत ही कम स्थान दिया गया। और इस पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि वाई दिस ऑल द कस्टम आर इन द फेवर ऑफ मेल। ठीक है, तो ये जो है ना पितृसत्तात्मक जो सोच है हमारी, जो मेंटलिटी है कि वुमेन आर फिट फॉर डोमेस्टिक वर्क, वुमेन आर फिट फॉर नर्चर, जिसको कहते हैं नेचर और नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है, वुमेन को जनरली आप देखते हो कि दे आर नॉट कंसिडर फिट फॉर एज अ वॉरियर, दे आर नॉट कंसिडर फिट फॉर लाइक वॉर, एंड दे आर नॉट कंसिडर एज अ फिट फॉर फील्ड वर्क। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सोच है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। ये जो बाइनरी सोच है जो आप देखते हो ना, मेल फीमेल, ये जैसे मान लीजिए कि आप किसी वॉशरूम पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बना रहता है फीमेल, यहाँ पे मेल। ये जो बाइनरी सोच है मेल फीमेल के बीच की जो सोच है, इन पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। और इसी वजह से आप देखोगे ना कि जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखना सीख लेते हो, नर्चर नेचर, तो इससे क्या हो जाए, जो अदर जेंडर है जैसे थर्ड जेंडर, उनको क्या किया जाता है, उनको आप ऑटोमेटिकली मार्जिनलाइज कर रहे हो। अच्छा, ये थर्ड जेंडर का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, पहले आप देखो जनरली ग्लोबल साउथ में जनरली थर्ड जेंडर को दे आर कंसीडर एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। चाहे आप शिखंडी की बात करें, चाहे आप मोहिनी की बात करें, या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, अब फिर जब से ये आपने देखा पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, ठीक है, जब से ब्रिटिशर आए तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को क्लासीफाई किया, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है ना, या तो आप मेल हैं या तो फीमेल हैं। और तब से क्या हुआ, दीज आर कंसीडर एज ए, जिसको एक डिफेक्शन के रूप में देखें, यानी कि आप मेल नहीं है फीमेल नहीं है तो आप यानी थर्ड जेंडर में आते हैं, दीज आर कंसीडर एज अ डिफेक्शन और डिजीज। और ये जो पोस्ट कॉलोनियल मेंटलिटी है, जो कॉलोनियल से हमें मेंटलिटी, उसको हम स्टिल कैरी ऑन किए। लेकिन जब आप संस्कृति देखोगे, अपनी संस्कृति देखोगे, तो जो पिछले या फिर आप जितने वेदास में या फिर आप कोई भी धर्म उठा के, दीज आर कंसिडर एज द इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप मुस्लिम में आप देखोगे कि देयर इज मलिक काफूर, तो इनके रोल को ना, चाहे आप देखो हम अकबर से रिलेटेड जितने भी काम करते थे, दीज जेंडर इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब भी ब्रिटिश आए तो इनके जो है ना, हमने क्या किया, एजुकेशन को क्लासीफाई करने लगे, यानी कि मेल एंड फीमेल दीज आर टू जेंडर, और जो थर्ड जेंडर है दीज आर कंसिडर एज अ डिफेक्ट। ठीक है, उनको एक डिजीज के रूप में ट्रीट किया जाने लगा, उनको एक, जैसे कहते हैं ना कि आप जो है ना, आप अलग तरीके से उनको देखना शुरू कर दें, और इसी वजह से इसको एक क्रिमिनलाइज वे में देखना चालू कर दिया हम लोग। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल मेंटलिटी है, ना केवल वुमेन के प्रति बल्कि अदर जेंडर के प्रति, उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। ये आपको फेमिनिज्म में पढ़ना है। उसके अलावा जब भी आप देखो कि जब भी हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं, तो दे आर मोर ट्राई टू टेमिंग। जैसे आप डैम बनाने की बात करो, चाहे आप वॉरियर कंट्री की बात करो, तो वो क्या करते हैं, दे आर ट्राई टू कंट्रोल द नेचर। ठीक है, और इसी कंट्रोल की वजह से, सब्जिक्वेशन की वजह से, वो फीमेल जो कहती हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट है, इको फेमिनिस्ट, ठीक है, वो कहती हैं कि दीज आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तो वो कहती हैं कि अगर इन चीज़ों को, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये मेल मेंटलिटी द्वारा गवर्न की जा रही है, तो हमारी जो नेचर क्या है, दीज आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड डे बाय डे। चाहे आप डैम की बात करो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना, दे आर ट्राइंग टू, मैन की प्रवृत्ति इस तरीके से होती है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। और इसी की वजह से आप देखो कि पानी की बहाव हो गई, या फिर आप देखो कि हाइब्रिडिटी, यानी कि नेचर, जिसको आप कहते हो ना कि उस किसी की हाइब्रिडिटी अगर ऐसे है तो आप क्या करते हो, उसमें हाइब्रिड बना के उसके कंट्रोल करते हो। तो इसी पे क्वेश्चन मार्क किया इको फेमिनिस्ट ने। इको फेमिनिस्ट ने कहा कि जो HYV सीड है, DDT सीड है, दीज आर द अगेंस्ट द नेचर। और आप जब नेचर के अगेंस्ट जब कुछ काम करते हो तो फिर वो क्या होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। तो इको फेमिनिस्ट ने कहा कि इसमें आप जो मेन थिंकर आपको जनरली पूछा जाता है, वंदना शिवा, तो उन्होंने रेज किया कि आप जब पेट्रियार्कल नॉर्म्स, पेट्रियार्कल मेंटलिटी लेकर के जब आप कोई नॉर्म्स बनाते हो तो वो हमारे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रहती है। और इसी वजह से फीमेल्स को क्या किया चाहिए, रोल देना चाहिए, जिससे वह क्या करे, थियोरी को या फिर डिसीजन मेकिंग में अच्छे से अच्छे डिसीजन को ला दे। अब देखो ऐसा नहीं है
कि फीमेल को लाने से क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट जनरली ऐसा माना जाता है कि फीमेल का जो नेचर होता है, दे आर सॉफ्ट और दे आर कंसिडर एज अ सॉफ्ट एटीट्यूड, बट ऐसा नहीं है। कंसिडर ये कहा गया, एक मेल भी क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, एक मेल भी काइंड हो सकता है। तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात की कि ये जो नेचर है, ठीक है, ये जो नेचर है सॉफ्टनेस का, काइंडनेस का, दैट शुड बी इनकलकेटेड। और जो ये नेचर आप देखते हो ना, इसेंशियलाइज किया जाता है, कंट्रोलिंग नेचर या फिर आप एंग्री नेचर, ये जो किसी जेंडर के साथ जब एसोसिएट कर दिया जाता है, तो उन्होंने उस पर प्रॉब्लम की है कि वाई मेल को ही क्यों जो होता है ना, उसको हम लोग डोमिनेटिंग करते हैं। फीमेल भी डोमिनेटिंग हो सकती है, या फिर फीमेल को जनरली सॉफ्ट तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, वो भी जो होता है उन पे उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि फीमेल भी क्या हो सकती है, वो थोड़ी सी रूड हो सकती है। जैसे आपने इंदिरा गांधी के टाइम देखा होगा, या फिर आपने देखा इजराइल में आपने जो डिसीजन मेकिंग होता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो फीमेल होती है ना, दीज आर वेरी सॉफ्ट, और जिससे क्या होगा, पीस आ सकता है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो हम जेंडर को, किसी कैरेक्टर को किसी खास जेंडर से हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे हम फीमेल को प्रॉपर्टी की तरह देखना चालू कर देते हैं, या मेल को उसको प्रॉपर्टी को कंट्रोल यानी उसको बचा के रखने वाला, इस तरीके से जब हम एसेंशलाइज कर देते हैं, उसको कह देते हैं कि इसी तरह से उनका रोल होगा, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा ना, दीज आर कंसिडर एज वेरी, इससे वायलेंस होगा, इससे क्या होगा ना, हम उनके रोल्स को क्या कर रहे हैं, इसेंशियलाइज करके और भी ज़्यादा हम वायलेंस को उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हमें सब्जेक्टिव नॉलेज रखना चाहिए, किसी भी जेंडर को उसके रोल से उसको एसेंशियलाइज नहीं करना है कि फीमेल जो होती है दे आर वेरी पीसफुल, या फिर मेल जो होते हैं दे आर वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर एंड कंट्रोलिंग इन नेचर। तो उन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग शुड बी जेंडर बेस, यानी कि उन्होंने उसमें जेंडर को भी इंक्लूड करना चाहिए, या फिर जेंडर को भी उसमें सहभागिता देना चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों की कल्याण जो होता है ना समाज में, वो होना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड कुछ जो है ना आपकी डिबेट्स आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय में देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद डिबेट ये आई कि वाई वी कंसीडर ओनली वन फीमेल एज द डिबेटिंग इशू। उन्होंने कहा कि दे आर मेनी फेमिनिज्म, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न फेमिनिज्म और दलित फेमिनिज्म की जो इशू हैं वो अलग अलग हैं, इनको एक साथ जोड़ना जरूरी नहीं है कि हमें जो है ना राइट उसका सॉल्यूशन तक पहुंचा दे, ठीक है। तो आप देखते हो कि जितने भी वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो क्या करती है, दलित वुमेन को आकर के स्टडी करती है। तो उन्होंने कहा कि आप इनकी स्टडी जो है ना आप अपने थियरी से करते हो, तो ये क्या है, दीज आर कंसिडर एज, आप एक ही, जैसे होता है ना कि आप एक ही फ्रेम पे उनके इशू को देखते हो, बट इनकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है। दीज आर गोन थ्रू द पोस्ट कॉलोनियल, जितने भी वायलेंस होते हैं उससे गई हो, कॉलोनियल मेंटलिटी, या फिर आप देखते हो ना कि कास्ट सिस्टम जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना ये आपको देखने को मिलेंगे दलित फेमिनिज्म में। तो आप जो है ना इसको वेस्टर्न फ्रेम से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको एक अलग फ्रेम चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो नॉन वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं दे आर शुड बी कंसीडर एज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म। ब्लैक वुमेन, दलित वुमेन, they have different problem and they should be treated differently, not as the one, ठीक है, जिसको कहते हैं ना सिस्टरहुड। सिस्टरहुड तब आएगा जब आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सेम होगी, बट उस टाइम नहीं जब जो है ना आपकी जो प्रॉब्लम है अलग अलग है, फिर भी आप उसको एक ट्रीट कर रहे हो। तो वुमेन जो है ना, उन्होंने कहा कि जो वुमेन की आइडेंटिटी है ना, दे आर नॉट होमोजीनस इन नेचर, यानी कि वो जो है ना उनकी जो होमोजेनिटी जब आप करते हो, यानी सजातीय सबको एक समान ट्रीट करते हो, तो आप क्या करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर करते हो, ठीक है। और इसी को उन्होंने क्वेश्चन किया है कि दलित फीमेल इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक फीमेल इशू इज डिफरेंट फ्रॉम वाइट फीमेल एंड दैट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे कि आप जब भी आप पढ़ोगे ना, तो जेंडर का आइडिया जो है ना, एक होता है सेक्स, जो कि आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, यानी कि मान लीजिए कोई बॉय है, कोई गर्ल है, तो दीज आर द जेंडर, सेक्स यानी कि आपकी बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करता है। और एक होता है जेंडर, ये जो जेंडर जो इशू है वो आपको समाज द्वारा दिया जाता है। आखिर जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लिए कि आप जो है ना, यू आर अ गर्ल, यू शुड बी ट्रीट लाइक दैट, यू शुड नॉट बी लाफ लाउडली, एंड यू आर अ मेल, यू शुड नॉट क्राई, you should play with the gun and rocket, and a girl should be play with the kitchen set and a doll. So ये जो essentialization है, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, ये सब आपको समाज द्वारा दिया जाता है,
ठीक है। तो ये जो आप जो समाज के द्वारा जो आपको जेंडर की जो आइडेंटिटी होती है कि एक लड़का है तो उसको जल्दी जल्दी चलना चाहिए, या फिर उसको जैसे होता है ना कि आपको स्ट्रेट चलना चाहिए, जब लड़की है तो आपको थोड़ा झुक के चलना चाहिए, आपकी निगाहें जो होनी चाहिए वो थोड़ी इस तरह का जो आप समाज द्वारा जो आपका कंस्ट्रक्ट होता है, या फिर लड़कियों को जोर से नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, रात में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो समाज है ना आपको आपकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, आपकी जो जेंडर की आइडेंटिटी मेल या फीमेल उनकी जो पहचान है उसको बनाता है, उसी को जेंडर कहते हैं। जबकि सेक्स क्या होता है, सेक्स आपकी मेल और फीमेल ये आपके बायोलॉजिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जेंडर जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है और दैट शुड बी चैलेंज। ठीक है, ये जो आइडिया है, जो इसेंशियलाइजेशन है कि गर्ल्स को ऐसा करना चाहिए, मेल को ऐसा करना चाहिए, इनको चैलेंज किया जा सकता है। और ये जो है ना, क्योंकि ये जो है ना सोसाइटी ने बनाया है और इनको आपको थोपने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना ये हमारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वी आर कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लिबरल फेमिनिज्म है, ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म आप देखते हो कि जनरली वो फ्रीडम की बात करती हैं, जबकि ब्लैक फेमिनिज्म की जो इशू है वो अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय में आप कहते हैं कि जो लिबरल फेमिनिज्म की बात है, ये जो लिबरल फेमिनिज्म की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप ब्लैक फेमिनिज्म पे मत थोपो। तो ना केवल जेंडर बल्कि जेंडर के टाइप्स में भी आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसी पे ना आप जो डिबेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से क्वेर थ्योरी, ठीक है, सिंथिया इनलॉय ने थर्ड जेंडर की बात की। सिंथिया इनलॉय ने कहा कि जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर की समस्याएं जो है ना पहचान को लेकर के या फिर उनके वोटिंग राइट को लेकर के वो अलग हैं, ठीक है, और उनकी जो मुद्दे हैं वो आप सेकंड जेंडर या मेल से आप रिलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि फेमिनिज्म जो है ना ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे आते हैं, ठीक है, चाहे आप ब्लैक ले लो, चाहे आप थर्ड जेंडर की बात कर लो, चाहे आप क्वेर थ्योरी की बात कर लो, ये एक बृहद जो होता है ना विषय है और इसके अंदर धीरे धीरे नए नए विषय जुड़ रहे हैं। तो फेमिनिज्म का मतलब जो है ना, जो आप समझते आ रहे हो कि इट्स टॉक अबाउट द वुमेन इशू, इट्स नॉट दैट। वुमेन भी आप देखो ना बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, दलित, ब्लैक्स, ये अब ऐसा नहीं है कि इट्स अगेंस्ट द मेल, ये भी नहीं है। जो आपने देखा ना कि हम लोग कहते हैं कि मेल जो होते हैं दे आर वेरी डोमिनेटिंग, उन्होंने ये सब चीज़ों को कहा कि ये ऐसा नहीं है। फीमेल इज ऑल्सो कैन बी वायलेंट एंड फीमेल कैन ऑल्सो बी एंड मेल कैन ऑल्सो बी सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक को जेंडर के हिसाब से आप सुनिश्चित कर देते हो कि ये मेल है तो मतलब ये डोमिनेटिंग होगा, ये जो चीज़ें हैं ना ये गलत है। यानी कि आप जेंडर को किसी के क्वालिटीज से जोड़ नहीं सकते, क्वालिटीज कैन बी डिफर, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पे आपको डिबेट देखने को मिलेगा फेमिनिज्म में। अब नॉन वेस्टर्न फेमिनिज्म क्या है, उनसे रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में हम अगले आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि फेमिनिज्म जो होता है, नारीवाद जो होता है, वो ये नहीं है कि जो हर नारी जो है ना वो एक जैसी होती है। ये बात करता है कि द आइडेंटिटी ऑफ फीमेल इज नॉट होमोजेनियस, ठीक है। यानी कि वुमेन जो होती है ना, जो फीमेल होती हैं, फेमिनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें उन्होंने बहुत सारे इशू को रखा है। आप ब्लैक की बात कर लो, आप दलित की बात कर लो, आप थर्ड जेंडर की बात कर लो, आप क्वेर की बात कर लो, बहुत सारे जो फेमिनिज्म है धीरे धीरे समय के साथ ऐड होते जा रहे हैं, और उन्हीं की जो बातें हैं, उन्हीं की समस्याओं को हम फेमिनिज्म अंतर्राष्ट्रीय विषय में डील करते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। आगे हम इसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में देखेंगे नॉन वेस्टर्न फेमिनिज्म, जिससे आपसे क्वेश्चन एंटी पूछा जाता है। तो जब तक से आप इसके की डिबेट को नहीं समझोगे कि आखिर फेमिनिज्म में क्या चल रहा है, ठीक है, तब तक से आप उसके क्वेश्चन है, उसके जो आइडियाज है उसको आप नहीं समझ पाओगे। सो स्टे विथ अस, कीप रिवाइजिंग, go through the standard book, and I'm sure that you will come through the key ideas of the feminism. Till then, keep revising. Thank you.